हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आसियान और चीन के मध्य एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2002। आसियान और चीन के मध्य एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौते पर 4 नवंबर 2002 को हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निरकुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नल गद्दाफी। निरकुट आंदोलन का संस्थापक नेता पंडित नेहरू, कर्नल नासिर व मार्शल टीटो हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और 2012 तक इसमें 120 सदस्य हो चुके थे। स्थापना के समय इसमें 25 देश थे। अगला प्रश्न है, राज्य का कार्य सद्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधा के विरुद्ध बाधा खड़ी करना है। इससे तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के कार्य सकारात्मक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉक। ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद का मुख्य विषय है व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को परम आवश्यक माना है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके वर्गीकरण में नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समानता का अधिकार। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता यह है कि उसमें व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त हैं और व्यवस्था भी है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। समानता का अधिकार इस वर्गीकरण में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु। अरस्तु प्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार शासन का स्वाभाविक रूप एक तंत्र या राजतंत्र, कुलीन तंत्र और बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि आदमी एक राजनीतिक जानवर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु ने। अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था मानता है और उसे मनुष्य का पूर्वगामी बताता है। अरस्तु आगे कहता है कि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। अगला प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में क्या तथ्य सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी निम्नलिखित पुस्तकों से प्रभावित थे। पहला है अनटू दिस लास्ट, दूसरा है रिपब्लिक और चौथा है किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और तीसरा, अनटू द लास्ट और किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ये दोनों। अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन की पुस्तक थी। गांधी जी ने इसका गुजराती अनुवाद सर्वोदय नाम से किया है। किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू टॉलस्टॉय की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पंचायती राज समिति और सूची 2 में वर्ष दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CH हनुमंत राव का 1983 होगा।
GVK राव का 1985 होगा, अशोक मेहता का 1977 होगा और LM सिंघवी का 1986 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के बाद राजनीतिक दलों ने पंचायत और नगरपालिका संस्थाओं में संचालन का एक नया स्तर पाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 73वें और 74वें। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत के पंचायती राज संस्थाओं को एक नया रूप प्रदान किया गया है। इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों का कार्यकाल, उनकी शक्तियां इत्यादि की संविधान में व्यवस्था की गई। 73वें संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष भारत में 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत में नगरीय संस्थाओं को एक नया रूप प्रदान किया गया। इसके माध्यम से नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इनका कार्यकाल तय किया गया। इनकी शक्तियां इत्यादि की व्यवस्था संविधान में लागू की गई। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को 1 जून 1993 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दें। पहला है जिला बोर्ड, दूसरा है नगर निगम, तीसरा है अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति, चौथा है टाउनशिप समिति एवं पोर्ट ट्रस्ट। इनमें से कौन भारत में शहरी स्थानीय संस्था या संस्थाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शेष बचे हुए समय के लिए। पंचायती राज में सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही चुनाव कराने आवश्यक होंगे। किसी संस्था का विघटन होने की दशा में विघटन से 6 माह के भीतर उसके चुनाव कराने आवश्यक होंगे। यदि पंचायत कार्यकाल पूर्ण होने से 6 माह से कम समय में विघटित की जाती है तो शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन पंचायत का विघटन 6 माह से पहले किया जाता है तो नवगठित पंचायत शेष बचे हुए समय के लिए ही कार्य करती है। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले भंग होने के कारण। भारत में ओम्बुड्समैन प्रस्ताव यानी लोकपाल का गठन करने से संबंधित प्रस्ताव को 1968 में संसद में प्रस्तावित किया गया। 1969 में लोकसभा द्वारा पारित करने के पश्चात इसे राज्यसभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, मगर इसी बीच लोकसभा के भंग होने के कारण इस पर कोई विचार नहीं हो सका। अगला प्रश्न है, लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित अवस्थाओं का सही अनुक्रमिक क्या है? पहला है भर्ती, दूसरा है विज्ञापन, उसके बाद है साक्षात्कार, चौथा है लिखित परीक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सबसे पहले विज्ञापन, उसके बाद लिखित परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार और सबसे अंत में भर्ती होगा। अगला प्रश्न है, विकास प्रशासन संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय विश्व के राष्ट्रों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजनीतिक। इसके अलावा विवेकी, विधिक, पारंपरिक और चमत्कारिक मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार में सम्मिलित हैं।
अगला प्रश्न है स्टाफ अभिकरण के कार्य नहीं है। पहला है समन्वय, दूसरा है नियोजन, तीसरा है क्रियान्वयन, चौथा है पर्यवेक्षण, पांचवा है गृहपालक क्रियाएं। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा और पांचवा। क्रियान्वयन और गृहपालक क्रियाएं ये स्टाफ अभिकरण के कार्य नहीं हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छागला आयोग का 1962 होगा, प्रशासनिक सुधार आयोग का 1966 होगा, गोरे समिति का 1971 होगा और सरकारिया आयोग का 1983 होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक निगम का लक्षण नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक स्वायत्तता। न्यायिक स्वायत्तता लोक निगम का लक्षण नहीं है, जबकि लोक निगमों को प्रशासनिक, वित्तीय व कार्मिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। ये कथन असत्य है। कार्यपालिका का दूसरी पंक्ति के विकास का संबंध विकेंद्रीकरण से है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है। इन्होंने 1916 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के संगठनों के लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा योजना अवकाश प्लान हॉलीडेज से असंगत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, योजना अवकाश पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं की विफलता के कारण आरंभ हुए। ये सही नहीं है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ 1952 में हुआ। भारत चीन युद्ध एवं भारत पाक युद्ध, सूखा, मुद्रास्फीति आदि कारणों से 1966 से 69 तक योजना अवकाश रहा तथा इस समय में चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गईं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल ए, सी और डी। पाल एपिलबी, हर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टैम्प ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 फैक्टर थ्योरी का हर्ट्जबर्ग होगा। आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत का मैस्लो होगा। आवश्यकता का सिद्धांत का मैक्लीलैंड होगा और एक्स और वाई का सिद्धांत का मैक्ग्रेगर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पदोन्नति प्रणाली भी।
अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। दूसरा है, यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा है, नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है। चौथा है, लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नए लोक प्रबंधन की विशेषता है? पहला है संविदा देना, दूसरा है प्राधिकरण का हस्तांतरण, तीसरा है निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान और चौथा है प्रबंधन पर ध्यान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बर्नार्ड का कार्यकारी के प्रकार होगा, फेयोल का प्रबंधन के सिद्धांत होगा, गुलिक का संगठन के आधार होगा और टेरी का प्रत्यायोजन होगा। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के गुण मूलक दृष्टिकोण के प्रणेता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेस्टर बर्नार्ड। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के नियमित अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध परवर्णी शब्द पोस्ट कोर्ब किसने गढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुलिक और उर्विक ने। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में गुलिक और उर्विक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कोर्ब कहा जाता है। पोस्ट कोर्ब का अर्थ है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फ्रेडरिक टेलर का मेंटल रिवोल्यूशन होगा, पीटर ड्रकर का मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होगा, चेस्टर बर्नार्ड का फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव होगा और अब्राहम मास्लो का मोटिवेशन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पद सोपान को क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेले और मूने ने। अगला प्रश्न है, भारत में संथानम और वोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैक्सन। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में पुस्तकें दी हुई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल्डन ओलिवर का प्रबंधन का दर्शन होगा, अल्बर्ट लेपावर्की का प्रशासन, संगठन व प्रबंधन की कला एवं विज्ञान होगा, अशोक चंदा का भारतीय प्रशासन होगा और S.E. फाइनर का लोक प्रशासन की शक्ति होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, J.M. पिफनर।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकार के विरुद्ध अभियोग। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसका न्यायिक पुनरावलोकन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कथन है, व्यवहार में संसदीय शासन में विधानमंडल कार्यपालिका को नहीं वरन कार्यपालिका विधानमंडल को नियंत्रित करती है। कारण है, मंत्रिपरिषद विधानमंडल के समक्ष सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वक्तव्यों को पढ़कर कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन है, राष्ट्रपति शासन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल है। कारण है, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र राज्य है जहां लघु विरोधाभास राष्ट्रपति व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रेणी तंत्र सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ सीमित सरकार से है। संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार तथा संघीय सरकार आदि सभी तरह की सरकारें सीमित होती हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। देशद्रोह, घूसखोरी तथा अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है पॉकेट वीटो, दूसरा है संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश, तीसरा है गुट प्रणाली, चौथा है कोष्ठ पद्धति एक विधेयक। ये निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रणाली के भाग हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।